हेलो नमस्कार दोस्तों। कहाँ तक पढ़ लिया था? लगभग अपन विग्रहराज पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन विग्रहराज चौहान के पढ़ेंगे, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं किसकी? विग्रहराज की। विग्रहराज या बिसल देव। दोस्तों, मैं कहानी के तौर पर बताऊंगा आपको, कहानी के तौर पर बताऊंगा। और कहानी, अगर आप वो कहानी समझ लेते हो तो आपको कतई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बताऊंगा, जो मेरे को आता है, वो सारा आपके सामने एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले ये बात करते हैं कि विग्रहराज था कौन। विग्रहराज कौन था? विग्रहराज था अर्णोराज का पुत्र। अब आप ये कहोगे यार, अर्णोराज का पुत्र तो जगदेव था जिसने उसकी हत्या की। बिल्कुल, अर्णोराज के दो पुत्र थे, एक तो था जगदेव और एक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आप बिसल देव कह सकते हो। बिसल देव इसलिए कहा जाता है कि कहानी रचना के कारण, आगे पढ़ेंगे अपन कि किसको क्यों कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अर्णोराज के दो पुत्र थे, एक तो था जगदेव और एक था विग्रहराज चौहान। तो जगदेव किसकी हत्या करता है? अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है। तो इतिहास में इस बात से, यानी कि जो अपने पिता की हत्या करेगा उसे शासक नहीं बनाया जा सकता। तो शासक बना ही नहीं सकते किसको? सॉरी, शासक बना ही नहीं सकते थे जगदेव को। क्यों? क्योंकि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। तो शासक किसको बनाया? विग्रहराज चौहान को। कब इनका शासनकाल देखिए अपन, तो शासनकाल कब आता है इनका? 1153 से 1163। 1153 से 1163 तक शासनकाल मान सकते हैं अपने विग्रहराज का। बहुत ही प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है चौहान वंश का। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली पर अधिकार किया था। और दिल्ली पर अधिकार करना, आप खुद सोच सकते हो कि दिल्ली पर अधिकार करना यानी कि पूरे भारत पर राज करना था। क्योंकि उस समय दिल्ली प्रमुख केंद्र था किसका? भारत की राजधानी हुआ करता थी। भारत का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। और अगर आप दिल्ली पर अधिकार कर ले होते हो तो पूरे भारत पर किसका अधिकार होता है? उसी का अधिकार होता है। वर्तमान में मोदी सरकार दिल्ली पर है, केंद्र में कौन है? मोदी सरकार है। तो संपूर्ण भारत पर मोदी का ही तो राज है। यही तो बात है। विग्रहराज की बात करेंगे तो बात करते हैं, बेसिक से स्टोरी टाइप में बताता हूँ, है ना। चलो देखते हैं। रास्ता का नक्शा विज्ञान का। ऐसा ही था नक्शा, आप ऐसा ही मान लीजिए नक्शा, है ना। तो ये तो है राजस्थान का नक्शा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अजमेर। यहाँ पर अजमेर है। अजमेर का शासक कौन है वर्तमान समय में? प्रेजेंट टाइम में तो विग्रहराज चौहान ही तो है ना अजमेर का शासक। और यहाँ पर पड़ता है दिल्ली। दिल्ली है, दिल्ली वालों की, है ना, दिल्ली। तो कहा जाता है कि इसने दिल्ली पर भी अधिकार किया था, तोमर शासकों को कराया था। दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? विग्रहराज चौहान ने दिल्ली पर भी अधिकार किया था। तो दिल्ली पर अधिकार किया, इसका मतलब स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसने दिल्ली पर भी, दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था, है ना। आगे पढ़ेंगे अपन तोमर शासकों का फिर चौहानों से रिलेशन क्या है, यानी किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसने अजमेर से दिल्ली पर अधिकार किया था, किसने? विग्रहराज चौहान ने। तो यानी कि अगर बात करें अपन तो स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज चौहान के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? राजस्थान का चौहान शासकों को। इसने दिल्ली पर अधिकार किया। और इसने, विग्रहराज ने, यानी कि यहाँ पर एक सिंध प्रदेश आता है, एरिया था ये सिंध प्रदेश, यानी इन्होंने मोहम्मद गोरी को सिंध प्रदेश से हराया। इसने मोहम्मद गोरी को हराया, गोरी को हराया। इसने गोरी को भी हराया था। इन्हें सिंध प्रदेश से खदेड़ा। सिंध प्रदेश में मोहम्मद गोरी आ गया था। तो विग्रहराज ने, सॉरी, मोहम्मद गोरी को नहीं, गजनवी को हराया था। इसने गजनवी को भी हराया था, है ना। तो यहाँ तक तो साफ है ना। अजमेर के शासक विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार किया था और दिल्ली पर अधिकार कर तोमर शासकों को हराया, है ना। इसने एक और ध्यान रखे ना, तो इसकी कुछ
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, एक ये क्या है, एक पाठशाला। इसने एक पाठशाला का नाम निर्माण करा और ये क्या थी, संस्कृत। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया इसने, किसने, इसका मतलब शिल्प कला को भी प्रोत्साहन दिया इसने। विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ कराया था, अजमेर में। लेकिन 1194 में अगर पृथ्वीराज, जब मोहम्मद घोरी आक्रमण करता है वो तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद 1194 में मोहम्मद घोरी चला जाता है वापस गजनी, और वो अपना एक दूत छोड़ता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन। क्या नाम था इसका, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ने इससे 2.5 दिन के झोपड़े में ये किया और ये क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। किसको संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में किसने परिवर्तित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बात करें, यहाँ तक तो ठीक है। ये साहित्यकार भी था, है ना, साहित्यकार भी था। आगे पहले मैं एक एक डिटेल बता देता हूँ। अब इसकी जो संरचना किसने तय की थी, इसकी संरचना अबू बकर ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। 2.5 दिन के झोपड़े की जो डिजाइन तैयार की थी ना, वह अबू बकर ने तैयार की थी। यानी कि एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं आपको, एक बात का ध्यान रखना। अजमेर पर किसका शासक था, विग्रहराज का। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया, यानी कि दिल्ली कर अधिकार किया इसने। तो पूरे भारत पर एक समय हुआ करता था जब पूरे भारत की राजधानी दिल्ली अजमेर थी। यानी आप कल्पना कीजिए कि भारत की राजधानी, यानी कि भारत की राजधानी कभी राजस्थान हुआ करती थी, अजमेर थी, है ना। अजमेर के शासक विग्रहराज ने दिल्ली के शासक तोमर शासकों को हराया। इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर 1194 में 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस 2.5 दिन झोपड़े की जो संरचना तैयार की थी वह अबू बकर ने इसकी डिजाइन तैयार की थी, है ना। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि इससे उत्कृष्ट नमूना कहीं पर भी नहीं है। और यह थी राजस्थान की पहली मस्जिद। क्या थी, राजस्थान की पहली मस्जिद, राजस्थान की पहली मस्जिद थी ये। 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। यहाँ तक तो साफ है। इसने सिंध प्रदेश से गजनी को बेराया, गजनी को भी वापस सिंध प्रदेश से वापस खदेड़ा अपने देश में। आगे बात करें अपन एक एक चीज के बारे में। अब साहित्य की बात करें, अपन साहित्य की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके दरबार में कौन थे, एक तो था ललित विग्रह और एक था क्या, हरिकेली। यानी कि अगर हरिकेली की बात करें, हरिकेली ललित विग्रह है, ललित विग्रह हरिकेली। और एक आता है विसल देव रासो, विसल देव रासो हो गया। दोस्तों अगर बात करें ना अपन, तो ये तीनों प्रमुख ग्रंथ हैं। यानी साहित्य के क्षेत्र में विसल देव चौहान यानी विग्रहराज के शासनकाल में ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब बात करें अपन तो हरिकेली की। हरिकेली क्या है, हरिकेली एक नाटक है। और हरिकेली किसने लिखा, हरिकेली स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। इसीलिए इसे कालहार ने क्या कहा, इसे जयानक ने इसे क्या कहा, जयानक ने इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि दी, क्योंकि ये खुद शायर था, शायरी लिखता था ये जोरदार। प्यार अगर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, और ब्याज की तो छोड़ मोल भी ना भर सका, है ना। तो हरिकेली नाटक बहुत ही जोरदार शायरी लिखता था, खुद लेखक था, एक खतरनाक वाला, क्योंकि यह खुद शायरी लिखता था। और कालिदास की तुलना की गई है इससे, कालिदास, विग्रहराज चौहान को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। यानी कि हरिकेली नाटक इसने स्वयं विग्रहराज ने लिखा, विग्रहराज ने लिखा, है ना। तो हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज ने लिखा। इसके हरिकेली नाटक पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, यानी कि कुछ इस नाटक की कुछ पंक्तियां तो ब्रिस्टल, राजा राममोहन ब्रिस्टल है ना, ब्रिस्टल
ब्रिस्टल, जिसमें राजा राममोहन राय का स्मारक है। राजा राममोहन राय का स्मारक उस पर लिखी गई, यानी कि इसकी पंक्तियां ना, कुछ पंक्तियां तो राजा राममोहन राय का जो स्मारक है ब्रिस्टल में उस पर लिखी गई हैं, और कुछ पंक्तियां इसकी जो 28 दिन का झोपड़ा है उस पर लिखी गई हैं। तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की? तो हरिकेली नाटक की रचना स्वयं विग्रहराज ने की। बहुत बड़ा शायर था, मैंने बता दिया आपको, एक शायरी सुनाई मैंने आपको, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। हाँ, तो इसे राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। दोस्तों, कालिदास भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। कहा जाता है कि कालिदास की जो कालिदास था ना, कालिदास की पत्नी कौन थी? विद्युतमा। कालिदास की पत्नी थी विद्युतमा, बहुत ही विदुषी महिला थी। एक बार की बात है कि जब विद्युतमा से विवाह करने, यानी कि विवाह का प्रस्ताव रखा गया था, तो विद्युतमा ने कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, है ना, यानी कि प्रश्नों का उत्तर देगा। तो लोग जाते थे और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। तो एक बार कहा जाता है कि तुलसीदास भी गए, सॉरी कालिदास भी गए थे। कालिदास भी मतलब उनके विवाह करना था, बैठे थे पेड़ पर, जिस पेड़ पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, यानी जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो लोगों ने सोचा इसको भी ले चलो, कालिदास को ले गए। अब विद्युतमा ने प्रश्न प्रारंभ करने शुरू किए, है ना, तो प्रश्न प्रारंभ करने शुरू किए, और वो प्रश्न कौन कौन सी भाषा में थे? मूक भाषा में थे, यानी कि इशारों में समझना था, इशारों में। तो विद्युतमा ने प्रश्न पूछना शुरू किया। वह कैसे प्रश्न पूछती हैं? वह पूछती हैं कि कालिदास सोचे यार मुक्का की दे मारे, मार मतलब गाल पे दी हुआ। तो कालिदास भी करता है। तो वह पूछ रही है कि पांचों इंद्रिय किसके वश में है? तो एक मुट्ठी के वश में है ना, एक जीव के वश में, आत्मा के वश में है। तो उसने सोचा वाकई में प्रश्नों का आंसर तो अपने को सही मिल रहा है। वापस दूसरा प्रश्न पूछती है कि वह पूछती है, उधर से कालिदास कहते हैं, कालिदास सोचते हैं कि यह कह रही कि मेरी आंख फोड़ देगी। कालिदास कहते हैं मैं तेरे दोनों फोड़ दूंगा। तो विद्युतमा का प्रश्न ये था, मुख भाषा में था, वह था कि आत्मा एक है कि दो है? तो आत्मा दो है। कालिदास कहता है आत्मा दो है। तो इस प्रकार से प्रभावित हो जाती है विद्युतमा कालिदास से और इनसे विवाह कर लेती है। लेकिन पोल खुल जाती है जब, है ना, दो चार शब्द कहती है ये, और उसी दो चार शब्द से कालिदास 5 ग्रंथ लिखता है, और 5 ग्रंथों में मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे प्रमुख ग्रंथ आते हैं। जब अगर अपन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तब मैंने संपूर्ण कौन कौन से ग्रंथ लिखे कालिदास ने, उन सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसी थी विदुषी महिला विद्युतमा, है ना। तो कालिदास की रचना कालिदास की तुलना राजस्थान में विग्रहराज से की जाती है ना। अब आगे देखा ललित विग्रह। ललित विग्रह किसने लिखा? सोमदेव ने। ललित विग्रह सोमदेव ने लिखा, और विशाल देव ने लिखा नरपति लाल ने। नरपति नाले ने लिखा ललित विग्रह, है ना। ललित विग्रह में क्या है? ललित विग्रह में विग्रहराज चौहान और एक इंद्रपरी नाम की राजकुमारी, उनके दोनों का मिलाप है ना, यानी कि इंद्रपरी और कौन? विग्रहराज चौहान, दोनों की प्रेम कथाओं का वर्णन है ना। तो दोनों के प्रेम कथाओं का वर्णन किसमें? ललित विग्रह में। विशलदेव रासो तो ऐसे ही है, विशलदेव रासो के कोई औचित्य नहीं है ना। दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हरिकेली, और हरिकेली नाटक में भगवान शिव और अर्जुन दोनों की वार्तालाप का वर्णन है, यानी कि दोनों के वार्तालाप का वर्णन कैसे? हरिकेली नाटक में भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अगर जीतना है तो अच्छी कोचिंग करनी पड़ेगी ना, अगर अपन को कंपटीशन फाइट करना है तो अच्छी कोचिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर युद्ध जीतना है तो आपको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। तो इस प्रकार, क्योंकि युद्ध में कौन कौन थे? युद्ध में दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने वास्तव में हार का नाम सुना ही नहीं था। तो ये थे। तो हरिकेली नाटक में आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तपस्या करनी पड़ेगी भगवान शिव की, ब्रह्मास्त्र
वो देंगे, प्रदान करेंगे आपको। तो वास्तव में अर्जुन तपस्या करता है भगवान शिव की। भगवान तो अर्जुन तीर चलाता है, तपस्या करने के बाद अर्जुन तीर चलाता है एक शिकार के ऊपर, और उधर से भी एक तीर आता है, अर्जुन भी चलाता है। तो दोनों तीर हिरण के लगते हैं और दोनों में लड़ाई हो जाती है। और जो दूसरा तीर चलाता है, एक तो अर्जुन तीर चलाता है, दूसरा जो तीर चलाता है वह था किरात, और किरात कहा जाता है शिकारी को, और शिकारी के वेश में आए थे भगवान शिव। तो दोनों चलाते हैं, कौन चलाता है? तो दोनों लड़ते हैं कि कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि शिकार पर मेरा अधिकार है, इधर किरात कहता है कि शिकार पर मेरा अधिकार है। तो दोनों आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़ने के बाद किरात कहता है कि चलो ठीक है, अपन दोनों लड़ लेते हैं, जो भी जीतेगा शिकार उसका होगा। तो अर्जुन भी कहता ठीक है। पहली बार में अर्जुन के तीरों को परास्त कर देता है, अर्जुन को पूरी तरह हरा देता है कौन? किरात। और किरात के वेश में कौन थे? भगवान शिव। तो अर्जुन सोचता है कि मेरे को युद्ध में केवल 3 जने ही हरा सकते हैं, या तो भगवान शिव, या द्रोणाचार्य, या भीष्म पितामह। और ये तीनों, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से तो रूबरू हुआ है। अब कौन बच्चे? भगवान शिव। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव। तो उसने कहा तथास्तु। अस्त्र की शिक्षा देता है, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। तो हरिकेली नाटक में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य वार्तालाप है, यहाँ तक क्लियर। इसने एक विशाल सागर झील का निर्माण भी कराया था। क्या था? विशाल सागर बांध। विशाल सागर बांध का भी निर्माण किसने कराया? विग्रहराज ने। और ये कहाँ पे है? टोंक में है। तो ये थी विशाल देव के बारे में सामान्य जानकारी। कुछ नहीं है विशाल देव के बारे में। हरिकेली नाटक ध्यान रखना है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ध्यान रखना है, और ललित विग्रह किसने लिखा? राजस्थान का कालिदास किसी को हो जाता है? विग्रहराज को। विग्रहराज का स्वर्णकाल माना जाता है, चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है विग्रहराज के शासनकाल को। और बस यही है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन था? सोमेश्वर इन्हीं का ही भाई था, है ना। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल की क्लास में। और पृथ्वीराज चौहान भी अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों लगे रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।